वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं ग्रैंड मास्टर। मूवी की शुरुआत में हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो बता रहा होता है कि कोची से क्राइम को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टीम आई है जिसका इंचार्ज चंद्रशेखर नाम का एक ऑफिसर बनाया गया है क्योंकि वो बहुत ही काबिल और चालाक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है। इसके साथ ही वो रिपोर्टर बताता है कि इस स्पेशल यूनिट के पास आप फैक्स, लेटर्स और ईमेल्स के जरिए अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो घटना आपके साथ, आपके अपनों के साथ या फिर किसी गैर के साथ ही क्यों ना हुई हो। साथ ही दिखाते हैं कि चंद्रशेखर को चेस खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। उसका मानना है कि चेस हो या जिंदगी, हमें ग्रैंड मास्टर बनना चाहिए। ग्रैंड मास्टर चेस की भाषा में उसे ही कहा जाता है जिसे अपने सामने वाले की सोच से पहले ही उसकी चाल का पता चल जाता है। वो सामने वाले के 64 मूव्स के बारे में एक साथ सोच सकता है और फिर उससे अपने मन की चाल चलवाता है। उसी को कहते हैं असली ग्रैंड मास्टर। फिलहाल अभी इस स्पेशल टीम में चंद्रशेखर के साथ राशिद और किशोर नाम के 2 ऑफिसर्स भी काम करते हैं। इसके बाद किशोर को एडीजीपी कुछ बात करने के लिए बुलाता है, जहां जाते वक्त हम किशोर को फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड बिंदिया से बात करते हुए देखते हैं। फिर इसके बाद किशोर एडीजीपी के पास पहुंचता है जो किशोर से चंद्रशेखर के बारे में बात करते हुए कहता है कि देखो, चंद्रशेखर आजकल उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह वो पहले क्या करता था। चंद्रशेखर पहले क्रिमिनल्स को पकड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता था। कुछ केसेस तो उसने सिर्फ 24 से 36 घंटे में पूरे कर दिए और जब से उसका डाइवोर्स हुआ है तब से चंद्रशेखर ऐसा हो गया है। ये स्पेशल टीम मैंने बनाई है ताकि क्राइम कम हो सके, इसीलिए अब तुम कुछ चीजें अपने हाथों में लो। जरूरत है तो बस चंद्रशेखर को किसी तरह की मोटिवेशन की। असल में चंद्रशेखर की बीवी एक वकील थी। दोनों का प्रोफेशन ऐसा था कि किसी केस को लेकर दोनों के बीच कभी कभी मतभेद हो जाता था और इस तरह दोनों अलग हो गए। इसी के साथ हमें चंद्रशेखर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी दक्षा से मिलने आया होता है। असल में दक्षा अपनी माँ के साथ रहती है, हालांकि वो अपने पापा को भी बहुत प्यार करती है। वो चंद्रशेखर से बताती है कि माँ मुझे ड्रामा क्लास की वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं दे रही है। मेरा इंटरेस्ट ड्रामा में है तो क्या आप मुझे उसकी फी दे देंगे? माँ को तो ये सब कुछ बकवास ही लगता है। चंद्रशेखर कहता है ठीक है, मैं उस वर्कशॉप के लिए जो तुम मांगोगी वो दे दूंगा, बल्कि कल मैं खुद ही आऊंगा तो कल मुझसे फी ले लेना। इस पर दक्षा खुश होकर जाने लगती है, जिसको रोककर चंद्रशेखर पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसी है? दक्षा भी कह देती है कि यही सवाल वो भी मुझसे घर पहुंचकर करेंगी। आप दोनों अपने ईगो को साइड में रखकर एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर लेते? जिसके बाद सीन एक अनजान आदमी की तरफ शिफ्ट होता है जिसका नाम जेरोम है। जेरोम को देखकर लग रहा है कि वो दिमागी रूप से बहुत बीमार है। फिलहाल वो एक लड़की को किसी पार्किंग वाली जगह से किडनैप कर लेता है, जिस बारे में मीडिया पुलिस से सवाल करने लगती है। यहाँ ऑफिसर सुजैन को दिखाया जाता है जो कि मीडिया से कहती है कि आप या तो हमारा काम हमसे अच्छा खुद करके दिखा दो या फिर हमें अपना काम करने दो। असल में जेरोम ने इससे पहले 2 और लड़कियों को भी किडनैप किया था, उनका भी कुछ पता नहीं चला। और ताज्जुब की बात तो ये थी वो दोनों लड़कियां अभी किडनैप हुई लड़की के दोस्त थी और साथ ही ये तीनों एक साथ पढ़ती थी। अब जब जेरोम ने किडनैप किया था तो एक ड्राइवर उस वक्त वहां पर मौजूद था जो कि इनके स्पेशल टीम के बारे में जानता था, इसलिए वो पहले इनके पास आया ताकि इनकी स्पेशल टीम उस लड़की के किडनैपर को पकड़ ले। पहले तो चंद्रशेखर इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर जैसे उसे पता चलता है कि किडनैप की हुई लड़की का बाप डिवोर्सी है और साथ ही इस खबर को सुनकर उसे हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में है, तो वो ड्राइवर से सब कुछ डिटेल्स में बताने के लिए कहता है। जिस पर वो ड्राइवर कहता है कि वो आदमी पहले करीब 20 मिनट तक फोन पर किसी से बात कर रहा था। फिर दूसरी तरफ से वो लड़की भी फोन पर बात करते हुए आ रही थी जिसका फोन सिग्नल वीक होने के कारण कट गया था। फिर उस लड़की को वो आदमी किडनैप करके अपनी गाड़ी से लेके जाता है। मैंने भी पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की पर मेरा भी फोन का सिग्नल वीक था, इसलिए मैं सीधा वहां से चला आया। अब यहाँ चंद्रशेखर दिमाग लगाता है कि तुम्हारा और उस लड़की के फोन का सिग्नल वीक था, लेकिन उस आदमी ने अपने फोन से करीब 20 मिनट तक बात की, यानी कि उसके मोबाइल ऑपरेटर का टावर वहीं कहीं नजदीक था। अब उस एरिया के नजदीक टावर का पता लगाकर उस नेटवर्क की कंपनी से ये लोग उस आदमी के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी जानकारी निकलवा लेते हैं। फिर पता चलता है कि इस आदमी का नाम जेरोम है। साथ ही उस वक्त ये अपनी माँ से बात कर रहा था। इस वक्त तो उसका फोन ऑफ है, लेकिन उसकी आखिरी लोकेशन एक हाईवे के पास बता रही होती है। यहाँ ये लोग ये भी पता कर लेते हैं कि जेरोम के पिता का उस हाईवे के करीब एक घर भी है जहाँ हो सकता है उसने तीनों लड़कियों को किडनैप करके रखा हो। बस इतना पता चलते ही चंद्रशेखर वहां पहुंच जाता है और जेरोम को पीटने के बाद वो तीनों लड़कियों को आजाद करवा देता है। असल में जेरोम सच में मानसिक रूप से बीमार था, जिसका इलाज जैकोब नाम के एक साइकेट्रिस्ट कर रहे थे। जैकोब अपनी दोस्त दीप्ति के साथ एक न्यूज चैनल को ये सब कुछ बता रहा होता है। दीप्ति असल में चंद्रशेखर की पत्नी थी। जैकोब बताता है कि जेरोम एक मानसिक रोगी है, ना कि कोई क्रिमिनल। उसे उसकी माँ ने पिता के बगैर बड़ा किया था, जिससे उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा। फिर काफी दिन पहले इन 3 लड़कियों ने जेरोम का मजाक बनाया था, इसलिए जेरोम ने यह कदम उठाया। वो आगे ये भी कहता है कि जेरोम का केस दीप्ति ही देख रही है और उसे बेल भी मिल जाएगी। अब इस बारे में लाइव टीवी पर एंकर फोन पर चंद्रशेखर से पूछती है तो वो कहता है कि हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम है क्राइम को रोकना, मैंने अपना काम कर दिया। अब वो क्रिमिनल या मानसिक रोगी है या क्या, ये कोर्ट फैसला करेगा।
इधर जेरोम के पकड़े जाने से सुजैन काफी गुस्सा होती है, क्योंकि जेरोम असल में उसके अंकल का नाजायज बेटा था। अब चंद्रशेखर की वजह से उसका नाम हर जगह बदनाम हो रहा है, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसके बाद हमें दक्षा को दिखाया जाता है, जो ड्रामा वर्कशॉप के पहले दिन पर उसे अटेंड करने अपनी माँ दीप्ति के साथ आई होती है। यहाँ ड्रामा की वर्कशॉप के टीचर के तौर पर मार्क सबके सामने आता है, जिसे लंदन में ड्रामा के लिए कई अवार्ड्स मिले थे, जो अपनी स्पीच देता है। और इसी बीच वहां पर चंद्रशेखर भी पहुंच जाता है, जिसे दक्षा बताती है कि पापा आप रहने दो, माँ ने फी दे दी है। पर ये सुनकर चंद्रशेखर कहता है कि ये पैसे रख लो, तुम्हारी फी हो गई है तो अपने खर्चों के लिए यूज कर लेना। यहाँ काफी दिनों के बाद चंद्रशेखर दीप्ति से मिला होता है। दोनों बात तो नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अगले दिन जब चंद्रशेखर ऑफिस में होता है, वो देखता है कि वहां पर कई सारे लेटर्स रखे हुए हैं। असल में ये लेटर्स लोगों ने भेजे थे, जिसमें उनकी शिकायतें होती है, और इसमें आधे से ज्यादा तो फर्जी होते हैं। जब राशिद की बात चंद्रशेखर सुनता है, तो वो उसे चेस के रॉन्ग मूव और राइट मूव के बारे में बताने लगता है। फिर वो इन लेटर्स को देखता है, तो इसमें एक लाल रंग के पेन से लिखा हुआ था। चंद्रशेखर उसे उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि चंद्रशेखर सर, मैं आप पर पिछले 10 सालों से नजर रख रहा हूँ। पहले आप जिस तरह केसेस हैंडल करते जाते थे, उस समय तो मैं आपका फैन हो गया, लेकिन फिर डाइवोर्स के बाद आप में वो बात नहीं रही। अब जब आपने जेरोम को पकड़ा, तो मुझे उसी पुराने चंद्रशेखर की याद आ गई। आप भी वही चेस खेलकर बोर हो गए होंगे। चलिए मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ, जिसमें आपको मजा पक्का आएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। मैं आपको अब कुछ दिनों तक एक डेट और लोकेशन दूंगा। पहली डेट थी 10 फरवरी और लोकेशन थी अनंतपुरा, जो कि यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं वहाँ 10 को किसी की जान लेने वाला हूँ, तो आप क्लूज का पीछा करते हुए मुझे पकड़िए। यही चैलेंज है आपके लिए। अब ये जो भी था, इसने साइन की जगह जेड लिखा था। इस खत को चंद्रशेखर बिल्कुल मजाक में नहीं लेता, और वो अनंतपुरा में सर्विलेंस लगवाने को कह देता है, ताकि कुछ भी हो तो तुरंत पता चल जाए। साथ ही दूसरी तरफ हम एक बंदे को एक बीच पर मौजूद कैफे में जाते हुए देखते हैं, जो कैफे में मौजूद एलिस नाम की महिला से एक ब्लैक कॉफी पीने के लिए मांगता है। फिर वो बताता है कि मैं सेल्समैन हूँ, और फिर वो उसे अपने प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए जाता है। लेकिन एलिसा उसको रोक कर कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कॉफी पीकर यहाँ से चले जाओ। फिर क्या था, अगले ही पल हम एलिस को मरा हुआ देखते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर चंद्रशेखर अपनी टीम के साथ आता है। वो देखता है कि एलिस के माथे पर क्रॉस का निशान बना हुआ है, और साथ ही उसकी लाश के पास एक नर्सरी बुक भी रखी हुई थी, जिसमें A4 एप्पल को काटकर A4 एलिस लिखा गया था। चंद्रशेखर देखता है कि आखिरी बिलिंग 5:35 पर हुई है, जिसके काफी देर तक कैफे खुला रहा, यानी कि उससे मिलने कोई और भी आया था, जिसे एलिस अच्छे से जानती थी। इसी बीच राशिद बताता है कि एक सेल्समैन को भी यहाँ घूमते हुए देखा गया था। चंद्रशेखर कहता है कि उस सेल्समैन को हमें गुमराह करने के लिए रखा गया है। फिर किशोर कहता है कि हो सकता है ये खून जेरोम कर रहा हो, तभी उसने आपको इस केस में इन्वॉल्व किया है। अब जेरोम छूट चुका था और वो जैकब के हॉस्पिटल में होता है। फिर जैकब से पूछताछ करने के लिए चंद्रशेखर जाता है। वो पूछता है कि जेरोम क्या कुछ देर के लिए बाहर गया था। जैकब कहता है कि ना तो जेरोम और ना ही कोई और बाहर गया था। मेरे पेशेंट्स पागलपन कर सकते हैं, मगर किसी की जान नहीं ले सकते। क्या बात करते हैं आप? जो प्लानिंग करके किडनैपिंग कर सकता है, क्या वो जान लेने में भी समय लगाएगा? नहीं लगाएगा, जरा सोचिए। इसी बीच चंद्रशेखर देखता है कि दक्ष यहाँ पर मौजूद है। असल में उसकी वर्कशॉप क्लास यहीं पर चलती है, और ये जगह जैकब ने उन्हें दी है। यहाँ दक्ष अपने पिता को मार्क से मिलवाती है, जिस दौरान चंद्रशेखर को जेरोम दूर से खड़ा होकर घूर रहा होता है। फिलहाल चंद्रशेखर की तरह सुजैन को भी लग रहा था कि एलिस को शायद जेरोम ने मारा है, इसीलिए अपने अंकल को बचाने के लिए वो इस केस को लेना चाहती थी। लेकिन एडीजीपी तो ये केस अभी के लिए चंद्रशेखर को ही दे देता है, क्योंकि जो 10 फरवरी की डेट उस कातिल ने दी थी, वो चंद्रशेखर की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस दिन उसका अपनी बीवी के साथ तलाक हुआ था। इसी बीच हमें वही स्ट्रेंज आदमी दिखाया जाता है, जो कि चर्च में फादर के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है, और एक और लेटर चंद्रशेखर को मिलता है, जिसमें एक और जगह और 23 फरवरी की डेट लिखी होती है। इस दिन भी बीना नाम की एक सिंगर की मौत हो जाती है। उसके सर पर भी क्रॉस और बगल में बुक में B4 बीना लिखा था, जिसकी लाश गाड़ी में एक सुनसान जगह पर मिली थी। वो अपने शो के बाद किसी के साथ घर आ रही थी, और यहाँ उसके साथ कोई और भी था, जिसकी वजह से वो फिजिकल भी हुई थी। बीना के इस शो में किशोर की गर्लफ्रेंड बिंदिया भी गई थी, जो कि उसके इस बैंड की फैन थी। वो किशोर से बताती है कि बीना ने गाने के कुछ बोल चेंज किए हैं, और फिर इस बारे में बीना के बैंड में शामिल एक लड़के को किशोर पूछताछ करने के लिए लेकर आता है, जो चंद्रशेखर से बताता है कि बीना का एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और ना ही उसने किसी से बताया था। पर कल मैंने एक सेल्समैन को बीना के साथ देखा था। अब चंद्रशेखर सोच में पड़ जाता है कि यहाँ भी सेल्समैन, आखिर चक्कर क्या है। चंद्रशेखर को बीना के फोन से एक वीडियो मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि बीना और उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड अक्सर एलिस के कैफे में जाया करते थे, जिन्हें एलिस अच्छे से जानती थी। जो बोल उस गाने में बीना ने बदले थे,
वो कॉफी, सी और वंडरलैंड था। यानी कि यहीं पर बीना पहली बार एलिस के जरिए उस आदमी से मिली थी। चंद्रशेखर यहाँ समझ गया था कि जो भी किलर ये कर रहा है वो इस केस को एक गेम या सीरियल किलिंग का रूप देने की कोशिश कर रहा है। बाकी मुझे ये भी लगता है कि उसका असली मकसद कुछ और ही है। आगे हम देखते हैं कि चंद्रशेखर को एक और लेटर मिलता है जिसमें खूनी ने आज की डेट लिखी थी और इससे पहले वो कुछ समझ पाता उसके पास फोन आ जाता है कि आज ठीक उसी तरह से फॉर्च्यून ग्रुप ऑफ कंपनीज की एमडी चंद्रिका को किसी ने मार डाला। चंद्रिका अपने फार्म हाउस में मरी पाई है और साथ ही उसके सर पर भी क्रॉस बना हुआ है। साथ ही उसकी बगल की किताब में C4 चंद्रिका लिखा होता है। यहाँ चंद्रशेखर का सारा शक जेरोम से अब हट जाता है। वो ये बात सुसैन को भी बताता है और कहता है कि पहले के 2 लेटर्स खून होने के 2 दिन पहले मिले थे, लेकिन ये लेटर खून होने के थोड़ी देर बाद मुझे मिला। इसका मतलब साफ है कि जो ये सब कुछ कर रहा है उसके लिए चंद्रिका को मारना बेहद जरूरी था। अब यहाँ जो भी थ्योरी चंद्रशेखर ने बनाई होती है वो सच नजर आ रही थी, क्योंकि चंद्रशेखर को पहली डेट 10 फरवरी की दी थी, यानी कि उसके डाइवोर्स का दिन। अब चंद्रशेखर बताना शुरू करता है कि उसका डाइवोर्स कैसे हुआ। फ्लैशबैक में हमें मैथ्यू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक NRI है और उसने यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू किया। फिर उसकी दोस्ती चंद्रिका से हुई और उसने मैथ्यू को जहर देकर मार डाला। ये केस चंद्रशेखर के अंडर में था। वो नहीं जानता था कि उसकी बीवी दीप्ति असल में चंद्रिका की वकील थी और इसीलिए उसने रात में इस केस के बारे में उससे डिस्कस किया। लेकिन चंद्रिका से अगले दिन वो जो भी सवाल पूछने वाला था उन सभी सवालों के लिए दीप्ति ने उसे पहले ही तैयार कर लिया था और फिर ठीक वैसे जवाब दिए जो देखकर चंद्रशेखर को शक हो गया कि पक्का ये सारे जवाब किसी वकील ने चंद्रिका को सिखाया है। और फिर उसको आगे पता चल ही जाता है कि दीप्ति ही उसकी वकील है और इसी बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उसके बाद दीप्ति अपनी बेटी को लेकर चली गई। इस पॉइंट पर पुलिस वालों को उस सेल्समैन यानी कि उसी स्ट्रेंज आदमी की तस्वीर मिल जाती है जिसने चंद्रिका के फार्म हाउस में भी घुसने की पूरी कोशिश की थी और CCTV में उसकी फोटो आ गई। चंद्रशेखर तुरंत इस आदमी को ढूंढने के लिए कह देता है जिसका नाम असल में विक्टर था। बाकी अपने सवालों के जवाब पाने के लिए चंद्रशेखर मैथ्यू की फाइल पढ़ने जाता है। असल में अब बारी थी D अल्फाबेट की जो कि दक्षा या दीप्ति हो सकती है। इसलिए चंद्रशेखर ने अपनी बेटी की ताबीज और अपनी बीवी की ताबीज में एक ट्रांसमीटर लगा दिया था ताकि वो जहां भी जाएं चंद्रशेखर को पता चलता रहे कि इस फाइल के जरिए चंद्रशेखर को कोई क्लू नहीं मिलता। तो वो अगले ही दिन सीधा अपनी बीवी से जाकर पूछ लेता है कि मुझे तुमसे कुछ जानना है। मुझे तो इतना पता है कि चंद्रिका, एलिस और बीना तीनों कनेक्टेड हैं। तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो। अब यहाँ दीप्ति बताना शुरू करती है कि मैथ्यू असल में सिंगल था, उसने शादी तक नहीं की थी, इसलिए चंद्रिका ने उसे फंसाया और करीब उससे 2 करोड़ रुपए लिए ताकि वो अपनी कंपनी को बचा पाए। बाकी कंपनी तो एक बहाना था। चंद्रिका, एलिस और बीना एक गैंग में थी जिनका मेन काम था बीना का इस्तेमाल करके अमीरों का असली वीडियो बनाना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना। साथ ही चंद्रिका नशे की चीजें भी गैर कानूनी ढंग से करती थी, बेचती थी। बीना असल में एक माइनर थी जिसकी उम्र थी 16 साल। इसलिए चंद्रिका और एलिस ने बीना को मैथ्यू से मिलवाया और दोनों का वीडियो बना लिया ताकि वो मैथ्यू को ब्लैकमेल करके काफी सारे पैसे निकाल पाए। और अब क्योंकि मैथ्यू चंद्रिका को और पैसे नहीं दे रहा था, चंद्रिका मैथ्यू को धमकाती है, पर मैथ्यू पहले से ही तैयार था। उसने जो भी पैसे चंद्रिका को दिए थे उसको वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वो कभी उसे ब्लैकमेल न कर पाए। वो उल्टा चंद्रिका को धमकाकर अपने पैसे वापस ले लेता है, जिस कारण चंद्रिका उससे कुछ महीनों के बाद फिर दोस्ती कर लेती है और इस बार उसे जहर देकर मार डालती है। जबकि देखने से तो उस समय ऐसा लगा कि उसने अपनी जान खुद ले ली। चंद्रिका ने जानबूझकर उसी पुलिस वाले की पत्नी को अपना लॉयर बनाया जो उसके केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उस समय दीप्ति को भी लगा कि चंद्रिका निर्दोष है और साथ ही वो ढेर सारे पैसे देखकर थोड़ा बहक गई थी, इसलिए उसने अपना रिश्ता तोड़ना ही सही समझा। और जब ये सब कुछ निपट गया तब सच्चाई उसके सामने आई कि चंद्रिका 2 और केस में फंसी हुई है। अब यहाँ दीप्ति अपनी गलती के लिए चंद्रशेखर से माफी मांगती है जो कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, अब मुझे उस खूनी को पकड़ना जरूरी है। तुमने जो बताया उसके हिसाब से ये असल में मैथ्यू का ही कोई करीबी है जो बदला ले रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से चंद्रिका बची थी तो अब वो तुम्हारे पीछे आएगा। इस पर दीप्ति अपनी ताबीज दिखाते हुए कहती है कि उसके लिए यह है ना, मुझे मेरा पति कुछ नहीं होने देगा। और इसके साथ कहानी दक्षा के स्टेज ड्रामा पर जाती है। इस बार खूनी ने चंद्रशेखर को मेल करके यहाँ की लोकेशन दी थी। यहाँ हम विक्टर को भी देखते हैं जिसे जल्द ही चंद्रशेखर पकड़ लेता है, लेकिन वो भागकर छत पर चढ़ जाता है और यहाँ वो कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वही इंसाफ है, मुझे पुलिस और कानून पर भरोसा नहीं है। इतना कहकर वो नीचे कूद जाता है। यहाँ विक्टर की मौत हो जाती है और फिर पता चलता है कि जैकब विक्टर को पहचानता था। असल में विक्टर बेंगलोर में मेंटल हॉस्पिटल से 6 फरवरी को भाग गया था, यानी कि वो भी मानसिक रूप से बीमार था। चंद्रशेखर बताता है कि खूनी ने हम लोगों का शक विक्टर पर ले जाने की कई कोशिश की, लेकिन विक्टर सिर्फ उसी जगह पर मौजूद रहता था जबकि खून कोई और ही करता था। कोई उसकी दिमागी बीमारी का फायदा उठाकर उसे कंट्रोल कर रहा था और ये काम
एक डॉक्टर से अच्छा कौन कर सकता है। यहाँ चंद्रशेखर जैकब को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसी बीच दीप्ति को अपनी बेटी दक्षा का ध्यान आता है और वो उसे ढूंढने के लिए अंदर जाती है। तभी दीप्ति पर कोई हमला कर देता है, जिसे ऐन वक्त पर पहुंचकर चंद्रशेखर कैसे भी करके बचा लेता है। इसके साथ रिवील होता है कि असली खूनी कोई और नहीं बल्कि दक्षा का टीचर मार्क था, जो कि असल में मैथ्यू का छोटा भाई है। और जिस वक्त चंद्रिका ने मैथ्यू की जान ली थी उस वक्त वो लंदन में था, जिसे वापस आकर पता चला कि उसके बड़े भाई की मौत के पीछे किसका हाथ है। अब उस वक्त मार्क सिर्फ 16 साल का था, इसलिए उसने 10 साल तैयारी की। तैयारी करने के बाद उसने विक्टर को मेंटल हॉस्पिटल से भगाया और फिर उसके दिमाग में ऐसी चीजें डाली ताकि उसको लगने लगे कि वो खून कर रहा है और ये कोई अच्छा काम होता है। मार्क ने पहले बीना को अपने प्यार में फंसाया और उसके जरिए एरिस और चंद्रिका से मिला। उसी ने बीना को अपने बारे में किसी से भी बताने से मना किया था। सब कुछ हो जाने के बाद उसने पहले विक्टर को हॉस्पिटल से निकाला, फिर अपना पहला शिकार एलिस को बनाया, बाद में बीना को और आखिर में चंद्रिका भी खत्म। अब बस जिसने तीनों को अनजाने में ही सही बचाया था उसकी बारी थी, यानी कि दीप्ति की। ये कहकर वो दीप्ति की तरफ देखता है, जिस दौरान चंद्रशेखर उसे गोली मार देता है। यहाँ मार्क को ड्रामा से प्यार था, इसीलिए वो इन चीजों में थ्रिल लाने के लिए चंद्रशेखर को सबूत देता था। फिलहाल यहाँ उसकी कहानी खत्म हो जाती है और हम कुछ महीनों के बाद चंद्रशेखर को उसकी बीवी और बच्ची के साथ देखते हैं, जो अब खुशी खुशी जी रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।